हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22 में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। ये आर्टिकल 22 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। क्लॉजेस 4 to 7 guarantee the following safeguards to a person arrested under preventive detention law। मतलब जो आर्टिकल 22 क्लोज 4 से क्लोज 7 तक है वो देता है सेफगार्ड्स एक पर्सन जो अरेस्ट हो चुका है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में। वो 3 सेफगार्ड्स देता है: रिव्यू ऑफ एडविसरी बोर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू डिटेन्यू एंड डिटेन्यूज राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले इसमें रिव्यू ऑफ एडविसरी बोर्ड। प्रायर टू 44th अमेंडमेंट 1978, मतलब 1978 44 अमेंडमेंट से पहले क्या था सिचुएशन और बाद में क्या हुई। तो पहले क्या थी? क्लोज 4 प्रोवाइडेड दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ longer period than 3 months unless an advisory board constituted of a person who are or have been qualified to be a high court judge has reported before the expiry of the said period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention। 44th अमेंडमेंट से पहले क्या थी सिचुएशन कि आप किसी भी एक पर्सन को 3 मंथ से ज़्यादा आप उसे डिटेन करके नहीं रख सकते हैं जब तक कि उसे एडविसरी बोर्ड, जो कि लाइक एक हाई कोर्ट के जज के द्वारा उसे परमिशन नहीं दे दी जाती है कि आप उससे ज़्यादा उसे डिटेन कर सकते हैं 3 मंथ से ज़्यादा। If in the opinion of advisory board the detention was not justified, the government was bound to revoke the detention order। अगर एडविसरी बोर्ड की नज़र में के ओपिनियन में जो डिटेंशन किया गया था एक पर्सन का वो जस्टिफाइड नहीं था तो गवर्नमेंट उसे डिटेंशन से फ्री करने के लिए बाउंड हो जाती है। द ओपिनियन ऑफ द एडविसरी बोर्ड वॉज नॉट नेसेसरी इन द केसेस। और एक एडविसरी बोर्ड का ओपिनियन जरूरी नहीं होता है किन केसेस में? व्हेन द पीरियड ऑफ डिटेंशन डज नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, जहाँ पर जो डिटेंशन का पीरियड है वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हुआ। एंड सेकेंड, व्हेन पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन में बी डिटेन अंडर क्लोज 4B, सब क्लोज B एंड क्लोजेस 7 सब क्लोज A। तो ये सिचुएशन थी 44th अमेंडमेंट 1978 से पहले की। अब 44th अमेंडमेंट के बाद क्या सिचुएशन थी? अ न्यू क्लोज 4 was added which now reduces the maximum period for which a person may be detained without obtaining the opinion of the advisory board from 3 months to 2 months। तो जो 44th अमेंडमेंट से पहले पीरियड था कि आप किसी पर्सन को डिटेन करके रख सकते हैं बिना एडविसरी बोर्ड की परमिशन के, तो वो 3 मंथ्स था। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद वो जो पीरियड था वो 2 मंथ्स कर दिया गया था। द कंपोजिशन ऑफ द एडविसरी बोर्ड वॉज ऑल्सो चेंज। कंपोजिशन चेंज हो गया था एडविसरी बोर्ड का। द चेयरमैन ऑफ एन एडविसरी बोर्ड शैल बी सिटिंग जज ऑफ द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट एंड द अदर मेंबर्स शैल बी सिटिंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट। Thus, an advisory board is free from executive control। The amendment thus provides for 2 categories of preventive detention. First, detention for a maximum period for 2 months under a law made by a legislature. Detention for a period longer than 2 months provided the advisory board give its opinion in favor of it। इसमें केस है नंदलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। द डिटेन्यू हैड मेड अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग फॉर द असिस्टेंस ऑफ लॉयर ड्यूरिंग द हियरिंग बिफोर द एडविसरी बोर्ड। जब उसकी हियरिंग की जा रही थी एडविसरी बोर्ड के सामने तो उसने एक रिक्वेस्ट की राइटिंग में कि मुझे लॉयर का असिस्टेंट चाहिए। द कोर्ट हेल्ड दैट ऑल्दो अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980, a detainee had no right to legal assistance in the proceeding before the advisory board, but it did not preclude the board to allow such assistance to the detainee when it allowed the state to be represented by an array of lawyers। The board applied the provisions of subsection 4 of section 11 of the act to the case of the detainee that it could not allow legal assistance to the detaining authority and deny the same to the detainee। इसके बाद सेकंड है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। आर्टिकल 22
क्लोज 5 गिव्स 2 राइट्स टू द डिटेन्यू। आर्टिकल 22 क्लोज 5 2 राइट्स देता है एक डिटेन्यू को, मतलब जिसे डिटेन किया गया है। सबसे पहला है द अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन मस्ट एज सुन एज मे बी कम्युनिकेट टू द पर्सन डिटेन द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट। सबसे पहले जिस पर्सन को डिटेंशन में रखा गया है, मतलब जिस पर्सन को डिटेन किया गया है, उसे जितने जल्द से जल्द हो सके उसे जिस ग्राउंड्स पर उसे अरेस्ट किया गया है तो वो ग्राउंड्स उसके साथ कम्युनिकेट करने चाहिए। देन सेकेंड, to give the detainee the earliest opportunity of making a representation against the order of detention। उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जल्द से जल्द कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके अपने डिटेंशन के ऑर्डर के अगेंस्ट। इसमें केस है किशोरी मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। द पिटिशनर वाज डिटेन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द मीसा 1971 with a view to prevent him acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order or security of the state। इसमें पिटिशनर को डिटेन किया गया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सेक्शन 3 में। तो मतलब उसे डिटेन इसलिए किया गया था कि उसे रोक सके कि वो किसी भी पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में कुछ भी काम ना करे। द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन सप्लाइड टू द पिटिशनर वाज एज फॉलो। उसे ग्राउंड्स बताए गए उसके डिटेंशन के, वो ये थे दैट यू अलॉन्ग विद योर एसोसिएट्स हेल्ड अ मीटिंग एट अ प्लेस एंड डिसाइडेड टू किल ज्योतिदास एंड रिचमैन ऑफ द लोकेलिटी। कि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ एक मीटिंग करी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मार देंगे ज्योतिदास और जो भी रिचमैन होगा लोकेलिटी का उन्हें। दैट यू अलॉन्ग विद योर एसोसिएट्स अटैक्ड SK इस्माइल एंड ट्राइड टू असॉल्ट हिम बाय द तांगा एंड डैगर विद इंटेंट टू किल हिम। कि उन्होंने SK इस्माइल पर मतलब उस पर अटैक किया और उसे असॉल्ट करने की कोशिश करी तांगा और ड्रैगर के साथ कि वो मतलब उसका इंटेंशन भी था उन्हें मारने का। That you and your associates addressed a meeting and impressed upon the gathering to use arson to establish common raj in the country and for the same purpose as killing policemen and collect guns and arms and ammunition from them etc। कि उन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ एक कॉमन राज कंट्री में लाने के लिए कुछ ऐसे चीज़ें करी, लाइक कुछ पुलिसमैन को मार दिया, उनसे गन ली जो पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी के अगेंस्ट में था, तो इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया। द कोर्ट हेल्ड दैट डिटेंशन ऑर्डर शोज दैट आइदर द मजिस्ट्रेट वॉज नॉट सर्टेन वेदर द एक्टिविटीज ऑफ द डिटेन्यू endangered public order or security of the state or that he merely reproduced mechanically the language of the section of MISA। The ground number 2 was clearly extraneous to any of the heads and therefore the detention was invalid। इसमें detention को जो था वो invalid ठहरा दिया गया था। इसमें फिर थर्ड पॉइंट है right of representation। Article 22 clause 5 the government is bound to consider the petitioner's representation as expeditiously as possible। कि गवर्नमेंट को मतलब जल्द से जल्द पिटिशनर की रिप्रेजेंटेशन करवानी होगी। डिले इन डिसाइडिंग डिटेन्यूज रिप्रेजेंटेशन विल मेक द डिटेंशन इलीगल। अगर कोई भी डिले होता है डिटेन्यू के रिप्रेजेंटेशन में तो वो उस डिटेंशन को इलीगल ठहरा दिया जाएगा। रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द डिटेनिंग अथॉरिटी टू सेंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटेन्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अमाउंट्स टू Daniel of the right conferred on him under Article 22 clause 5 and hence the order of detention made under Section 14 of the National Security Act 1980 would become illegal and was liable to be struck down। Where there is unexplained delay in disposal of representation, the order of detention will be invalid। जहाँ पर कुछ भी अनरीजनेबल कुछ भी अनएक्सप्लेन्ड डिले हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन होने में तो वो उस डिटेंशन को इनवैलिड ठहरा दिया जाएगा। इसके बाद है केस जयनारायण शुक्ल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। द कोर्ट हेल्ड दैट द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 22 क्लोज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटेन्यू एज सून एज इट इज रिसीव्ड बाय इट। कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द रिप्रेजेंटेशन करवानी होगी डिटेन्यू की। द कोर्ट हैज इनिशिएटेड द फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन रिगार्ड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिटेन्यू। कोर्ट ने 4 प्रिंसिपल दिए रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए डिटेन्यू की। द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज बाउंड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द डिटेन्यू टू मेक रिप्रेजेंटेशन एंड टू कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। कि जो भी अथॉरिटी होगी उसे एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी डिटेन्यू की कि वो रिप्रेजेंटेशन कर सके और अपनी रिप्रेजेंटेशन को जल्दी से जल्द कंसिडर कर सके।
The consideration of the representation of the detainee by the appropriate authority is entirely independent of any action by the advisory board, including the consideration of the representation of the board. Then third point, third principle, there should not be any delay in the matter of consideration. कोई भी consideration में कुछ भी delay नहीं होना चाहिए. Then fourth principle, the appropriate government is to exercise its opinion and judgment on the representation before sending the case along with the detainee's representation to the advisory board. It was held that the state government failed in its obligation and that the confirmation of detention was in violation of Section 7 of the MISA, means Maintenance of Internal Security Act, Article 22, Clause 5 of the Constitution, and therefore invalid. Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act 1974, COSPOSA, इसका शॉर्ट फॉर्म है COSPOSA, and Article 22, Clause 5. The constitutional safeguards embodied in Article 22, Clause 5 of the Constitution are available to a person detained under the COSPOSA. जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए हैं आर्टिकल 22 क्लोज 5 में, तो वो एक पर्सन जो कि डिटेन किया गया है COSPOSA के अंडर में, तो उसे भी अवेलेबल होंगे. The repeal of MISA and detention of COSPOSA does not imply that preventive detention can be freely used without any power of judicial review and without any checks and balances against persons engaged in antisocial and economic offences. इसके बाद है सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ डिटेनिंग अथॉरिटी, हैबिस कॉर्पस केस, ADM जबलपुर वर्सेस शुक्ला का केस है ये. द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 16A ऑफ मीसा वॉज चैलेंज. इस केस में मीसा का सेक्शन 16A को चैलेंज किया गया कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया. It was contended on behalf of the detainee that it was violative of Article 226 in as much as it prevented the High Court from exercising the jurisdiction under the article to issue writ of habeas corpus and examining whether the detention under the act was based on proper satisfaction of executive authority or not. उसने ये कंटेंट किया कि ये जो सेक्शन है वो आर्टिकल 226 के वॉयलेशन में है, जो कि पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो हैबिस कॉर्पस की रिट जारी कर सकता है. The court held that it was a rule of evidence and it was not open either to the detainee or to the court to ask for grounds of detention. The jurisdiction to issue writs was neither abrogated nor abridged. It is a rule of evidence. आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज. ये पार्ट सेकंड था आर्टिकल 22 का. अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही. आई होप आपको मेरी वीडियो से सीखने को मिला होगा. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.